Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. Now today I am recording this class for all those students who are pursuing BA Economics Honors Semester 1 from Delhi University. In this class I am going to discuss the examination pattern and most important topics from your subject Introductory Statistical Methods. मैं ऐसा मानता हूं कि अब तक आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखे या कॉल भी करके पूछते हैं कि सर ये बताइए सिलेबस तो कर लिया, अब ये बता दीजिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जिनको हमें ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं आज की इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगा वो सब टॉपिक्स जिनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और इसका जो बेसिस है वो ये है कि डीयू ने हमको जो अपने रीडिंग लिस्ट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसको हम लोग देखेंगे। और वैसे ये सिलेबस जो था आप कहेंगे सर नया है, लेकिन ये सीबीसीएस जब आया था 16-17 में, उससे पहले भी ये टॉपिक सिलेबस के पार्ट थे। सीबीसीएस आया तो उनको में से बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया और अब फिर से वापस आ गए। ठीक है, तो हम जो पहले एग्जामिनेशन होते थे उनमें जिस तरह के क्वेश्चन आते थे और अब जो डीयू ने इंस्ट्रक्शंस दिए उनको मिक्स करके एक आपके सामने एक बात रखना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक्स और उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके कितनी वेटेज है, कितने क्वेश्चंस उनसे आ सकते हैं, किनको आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो पेपर में आपको वापस बता रहे तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैट 1 जिसका कोड है। ठीक है, ये डीयू की गाइडलाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया कि पेपर में 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। चारों सेक्शन कौन कौन से यूनिट से आएंगे ये भी इन्होंने बताया है। हमको ये देखना है, आज की क्लास में भी समझने वाले हैं कि इन यूनिट्स में से वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, पहले देखिए सेक्शन 1 के अंदर क्या है। सेक्शन 1 के अंदर हमको यूनिट 1 यूनिट 2 से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने होंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने होंगे। क्वेश्चंस की जो मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स का होगा, यानी 20 मार्क्स की यूनिट है। तो हमारे सामने 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 10 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, 10 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन। तो आप पूछेंगे सर क्या ऐसा होगा कि पूरा एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा? ऐसा नहीं होगा जी, ऐसा होने का चांस तो बहुत ही कम है। जनरली वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स बनाएगा और 3-4 नंबर का एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, ऐसे ही फिर तीसरा पार्ट। उनमें से 2 पार्ट्स वो कोशिश करेगा न्यूमेरिकल रखने की और एक पार्ट कोशिश करेगा थ्योरी पूछने की आपसे। तो आप उन 3 में से आपको 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। वो 2 क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे जिनके तीनों पार्ट्स आपको अच्छे से आते होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.primeacademy.in। जो बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं उनके पास तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी है, वीडियोस भी हैं, स्टडी मटेरियल भी है। लेकिन जो एनरोल्ड नहीं है उनके लिए भी हमने ये टॉपिक्स यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं आपको कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो मैं उसी वेबसाइट से जो सबके लिए एक्सेसिबल है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, सबके लिए एक्सेसिबल है, वहाँ से बता रहा हूँ आपको कौन से टॉपिक्स आपको ध्यान से पढ़ने। ठीक है, वेबसाइट नहीं पता तो नोट कर लीजिए, www.primeacademy.in। तो पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। हमारे पास जो पहला सेक्शन उसमें से क्वेश्चन आएंगे यूनिट 1 में से, यूनिट 2 में से। यूनिट 1 में से कौन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ये देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हिस्टोग्राम में क्या पूछेगा आपसे, डेटा देगा, हिस्टोग्राम बनाइए। हिस्टोग्राम बनाकर उससे आप उसका मॉड डिसाइड कीजिए। मॉड क्या है, डेटा यूनी मॉडल है, बाई मॉडल है। उसकी सिमेट्री बताइए, वो सिमेट्रिक है या स्क्यूड है, और अगर स्क्यूड है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। ये क्वेश्चन जब ये पहले सीबीसीएस के आने से पहले ये टॉपिक्स जब कोर्स का पार्ट थे तो इनएविटेबली इसका क्वेश्चन आता ही था। ठीक है, तो अभी भी इसका क्वेश्चन आएगा ही। आप ये मान सकते हैं कि 4 to 5 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है हिस्टोग्राम का। यानी एक क्वेश्चन का जो एक पार्ट होगा, ठीक है, उसमें 4 to 5 मार्क्स की जो एलोकेशन है इस क्वेश्चन को हो सकती है। इसके अलावा ये जो सेकंड चैप्टर हमने बनाया मेजर्स ऑफ लोकेशन, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मॉड ये सब आपके साथ डिस्कस किया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ट्रिम्ड मीन का। क्योंकि जब ये पहले कोर्स का पार्ट था ट्रिम्ड मीन, तो इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा होता नहीं था। तो ट्रिम्ड मीन का जो टॉपिक है इसको आपको डिटेल में स्टडी कर लेना है। क्वेश्चन कैसा आता है ट्रिम्ड मीन का मैं वो भी आपको बताऊंगा अभी।
जनरली वो क्या करता है कि आपके सामने वो कुछ 5-10 वैल्यूज रख देता है। उन वैल्यूज में से एक या दो वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि आउटलायर होती हैं। आउटलायर मतलब बाकी डेटा से एकदम अलग। आपको बताना होता है कि इसके लिए कौन सा जो मेजर ऑफ लोकेशन है वो मोर अप्रोप्रिएट है, मीन अप्रोप्रिएट है या मीडियन है या मॉड है। ट्रिम मीन है तो उसने कुछ डेटा भी दिया होता है, 10% ट्रिम मीन, 20% ट्रिम मीन, 15% ट्रिम मीन, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता था पहले जब ये कोर्स का पार्ट था। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए हमारी जो पीडीएफ है हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन ट्रिम मीन के ही हैं। ऐसे आपको कुछ वैल्यूज दे देगा, मीन बताओ, मीडियन बताओ, ट्रिम मीन बताओ और उनको कंपेयर करो, या फिर विच ऑफ दीज मेजर्स इज बेस्ट समराइज द डेटा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते थे। ठीक है, 2014-15 तक ये सिलेबस का पार्ट था, फिर सीबीसीएस आ गया, हट गया ये टॉपिक, अब दोबारा से वापस ऐड हो गए हैं। तो ट्रिम मीन का क्वेश्चन आएगा ही, ये बात आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और इसकी भी जो एलोकेशन है वो मेरे हिसाब से 4 to 5 मार्क्स की हो सकती है, ट्रिम मीन की भी। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन जो है, अर्थमेटिक मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, इसकी डेरिवेशन भी आपको आ सकती है। स्टैट्स के एग्जाम में एक या दो डेरिवेशन जरूर आएंगी, कम से कम एक आएगी, दो भी आ सकती हैं। ठीक है, तो एक डेरिवेशन प्रॉपर्टीज यहाँ से वैसे चांस कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन के डेरिवेशन के चांस ज्यादा होते हैं, मगर आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये जो नोट है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसके ऊपर शॉर्ट नोट एग्जाम में जब ये कोर्स का पार्ट था कई बार आया हुआ है, तो अभी भी आप इसको ध्यान से पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है। स्टेम एंड लीफ डिस्प्लेस के ऊपर शॉर्ट नोट आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दो तीन टॉपिक्स मैंने आपको बताए जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसी यूनिट 1 में ही अभी एक और टॉपिक रह गया और वो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इस मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन आएगी। ये तो बहुत रॉ है, 11th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो हमने सिखाई आपको जरूर इसलिए है क्योंकि कई बार बच्चा कहता है सर मेरे को याद नहीं है, तो हमने सिखा दिया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने को डेटा से आ जाएगा, वो तो बहुत बेसिक बात है छोटे बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। क्या होता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नाम का टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जहाँ पे दो डेटा सेट दिए होते हैं और हमको कंपेयर करना होता है किसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है या स्टेबिलिटी ज्यादा है। वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते थे जब ये कोर्स का पार्ट था। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर कम से कम हमने 50 क्वेश्चन आपको करके दिखा रखे हैं, 40-50 क्वेश्चन दिए हैं वहां पे, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है 2-3 नंबर का। इसके अलावा एक डेरिवेशन मैंने करके दिखाई है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की। आप जानते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन xi माइनस एक्स बार डिवाइड होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट समेशन xi माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n माइनस 1। ये डेरिवेशन मैंने करके दिखा रखी है और ये डेरिवेशन एग्जाम में पहले भी काफी दफा आया करती थी। आपकी जो रीडिंग है जेएल डेवोर, उसने सॉल्व एग्जाम्पल में डेरिवेशन दे रखी है वाली, मगर उसने 3-4 लाइन में खत्म कर दिया। हमने बहुत डिटेल में डेरिवेशन करवाई है आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन एग्जाम में आ सकती है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल के ऊपर, इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, वो जो आप पढ़ते हैं वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है आपको। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है। मैंने बताया आपको एक डेरिवेशन आनी है, वो कहीं से भी आ सकती है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, मैंने जो आपको 3-4 टॉपिक्स यहाँ पे यूनिट 1 में बताए हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। इन सब की जो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा उसकी वेटेज 2 से 3 मार्क्स की होगी, ज़्यादा की नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। और जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, अगर डेरिवेशन का आया तो 4 to 5 मार्क्स का होगा, कोफिशिएंट वेरिएशन का आ गया तो 2 to 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक टॉपिक है फोर्थ स्प्रेड एंड आउटलायर्स, यानी जहां पर हमको पता लगाना होता है डेटा में कोई वैल्यू जो है वो आउटलायर है क्या, बाकी सबसे एकदम अलग है क्या, उसको भी ध्यान से पढ़ेगा। वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आ सकता है, चांसेस इसके मगर कम है। ठीक है, क्योंकि पहले भी जब ये कोर्स में था तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते नहीं थे, लेकिन एक क्वेश्चन आप करके अगर देख लें, हमने क्वेश्चन काफ़ी सारे कराए हैं, एक क्वेश्चन आप करके देख लेंगे अगर रिवीजन के समय एग्जाम में अगर आ गया तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इसका हो सकता है, फोर्थ स्प्रेड आउटलायर्स। तो इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन गया आपका। बाकी जो इसमें 2 क्वेश्चन और हैं वो मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी
ज़्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक है तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। यानी आपको ऐसा वो कर देगा कि जैसे एक क्वेश्चन तो पूरा आपका ये जो शुरू के 3 चैप्टर है वहाँ से ले लिया, और सेकंड क्वेश्चन में उनका एक पार्ट ले लिया, बाकी 2 पार्ट प्रोबेबिलिटी के ले लिए, थर्ड क्वेश्चन पूरा प्रोबेबिलिटी का बना दिया। प्रोबेबिलिटी में क्या चीज़ें आपको आ सकती हैं? बेसिक प्रोबेबिलिटी तो बहुत छोटे बच्चे करते हैं, वो आप जानते हैं। आपको यहाँ पर यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस, कब कॉम्बिनेशन यूज करना है कब नहीं करना है आपको बता रखा है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक साथ ड्रॉ करते हैं या वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन कहाँ यूज़ करना है। इसका वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे इसका वीडियो। एडिशन थ्योरम आपको इसकी ध्यान रखनी है। कंडीशनल, देखिए ये जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया ना पूछने का। अब मैंने जैसे बताया एक क्वेश्चन के 3 पार्ट बनाएगा। अगर उसने बेस थ्योरम, अगर नहीं बेस थ्योरम का क्वेश्चन पहले जब भी एग्जाम में होते हैं बेस थ्योरम क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80-90% आता ही है, याद रखिएगा बेस थ्योरम क्वेश्चन 80-90% आता ही है, और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन बेस थ्योरम के डिस्कस किए आपके साथ लेक्चर्स में। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन अगर आता है तो 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बेस थ्योरम का आ सकता है। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स का आ सकता है। एडिशन थ्योरम का 2 to 3 मार्क्स का आ सकता है। मल्टीप्लिकेशन रूल में बहुत सारे हैं। कोई टॉप एग्जाम मैंने कराया था, एक बॉक्स से आपने बॉल निकाल के दूसरे बॉक्स में ट्रांसफर करनी है, फिर दूसरे बॉक्स से निकालना है बॉल को, ठीक है, ट्रांसफर करने वाले जो केसेस बताए हैं। या दो अलग अलग बॉक्स हैं, एक बॉल यहाँ से निकालनी है एक दूसरे से निकालनी है, या दो यहाँ से निकालनी है दो दूसरे से निकालनी है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, तो उसका भी एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। अगर क्वेश्चन बड़ा हुआ तो 3 to 4 मार्क्स का होगा, छोटा हुआ तो 2 to 3 मार्क्स का होगा। ठीक है जी, समझ गए बात को? तो और ये सब टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर। मल्टीप्लिकेशन रूल को ध्यान रखिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ध्यान रखिएगा, एडिशन थ्योरम, यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस और बेस थ्योरम। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्योंकि आगे काफ़ी जगह आने वाली है, हम जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे आने वाली काफ़ी जगह पर है, तो यहाँ पे आएगा उसका चांस काफ़ी कम है, यहाँ पे आने का चांस तो कम है, वहाँ आएगा आगे जब आप पढ़ेंगे तो आ जाए। तो क्योंकि वहाँ पे आप जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन निकालना सीखेंगे तो उसके रेफरेंस से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में क्या कह रहा है वो आपको, सेक्शन 2 में कह रहा है कि ये यूनिट 3 से आएगा सेक्शन, और इस सेक्शन में 20 मार्क्स की वेटेज है, 2 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ 3 करने होंगे आपको 10 मार्क्स के, यानी यहाँ भी 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई 2 करने होंगे। और ये पूरा पूरा जो टॉपिक इस सेक्शन जो है यूनिट 3 से आने वाला है। देखिए यूनिट 3 में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, हमने जिसमें मैंने आपको बताया, एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल में हमको पीएमएफ निकालना होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट देगा, वहाँ से आपको पीएमएफ बनाना होगा। वेरिएबल की वैल्यूज और उनकी प्रॉपर्टीज को आपको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, वो हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने को आ सकता है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन दे के उसका मीन और वेरिएंस, ठीक है जी, एक्सपेक्ट, जैसे मैं आपको पीछे भी कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेशन आएगी, इसका चांस कम है क्योंकि यहाँ पूछ लेता है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये ध्यान से पढ़ेगा, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका चांस तो बहुत ही कम है, तो ये तो क्वेश्चन आएगा ही। इसमें जनरली वो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन भी पूछता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आपको मीन वेरिएंस दे दिया, एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज a टाइम्स x प्लस b ऐसे करके, तो उसका मीन क्या होगा, उसका वेरिएंस क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में देता है, कई बार डायरेक्टली फॉर्मुलेस भी दे देता है आपको, तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका जो क्वेश्चन जो आता है वो नॉर्मली 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, और इसके अलावा ज़्यादा वेटेज यहाँ पर ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी चैप्टर 6 जो हमने बनाया हुआ है, जो आपको पढ़ना है जेएल डेवोर के 4.1 4.2 में से, इसकी वेटेज ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्या देगा आपको, वो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ होगी, आपको याद होना चाहिए यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ होगी। यहाँ पे क्या है आपके पास, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ दिया है, तो एक तो क्वेश्चन आता है पीडीएफ से सीडीएफ बनाना, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हैं आपको, तो पीडीएफ से सीडीएफ जो हम बनाते हैं उसका एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। और ये क्वेश्चन 3 to 4, अगर सिर्फ सीडीएफ बनाने का है तो 3 to 4 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम इसके अंदर नहीं होता। कई बार वो सीडीएफ दे देता है, सीडीएफ से पीडीएफ बनाने को बोलता है, वहाँ डिफ्रेंसिएशन यूज़ करना पड़ता है, सेम टास्क है। अगर
CDF देके PDF बनाने को बोल दिया, 3 to 4 मार्क्स का आएगा। अगर उसने साथ में ये भी बोल दिया PDF बनाओ, और या डायरेक्टली PDF नहीं बोलेगा, सपोज CDF दे दिया, कह देगा इस रेंज की प्रॉबिलिटी निकालिए, इस रेंज की प्रॉबिलिटी निकाल के बताइए, तो वो आप CDF से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, PDF बना के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर CDF से PDF बनाने के साथ उसने कुछ प्रॉबिलिटीज निकालने को भी बोली, तो 2 मार्क्स आप ऐड कर लीजिए, फिर ये 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें भी इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस जो है वो फाइंड करवाएगा, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस फाइंड करवाएगा। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये 4 to 5 मार्क्स का होगा। एक 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन परसेंटाइल निकालने का हो सकता है, क्योंकि अब उसके पास स्कोप ज़्यादा हो गया। पहले इसका क्वेश्चन कम आया करता था, क्योंकि स्कोप इतना नहीं था, सिलेबस ज़्यादा था, सिलेबस थोड़ा कट शॉर्ट कर दिया उन्होंने, तो स्कोप ज़्यादा है। तो परसेंटाइल हमने निकालने का आपको परसेंटाइल यहाँ भी सिखाया है, परसेंटाइल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिखाया है। मैं अभी PDF का परसेंटाइल कैसे निकालना है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको PDF गिवन है, उसका परसेंटाइल निकालने को बोल सकता है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। बच्चे अक्सर ये टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं परसेंटाइल का, लेकिन इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर 6 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो चैप्टर 6 जो है इसको आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, इस पर ज़्यादा समय लगाना है। पहले चैप्टर 6 पढ़ लीजिएगा, उसके बाद चाहे तो समय अगर कम हो तो चैप्टर 5 बाद में रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि उन 3 में से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन चैप्टर 6 में से ही होंगे, एक क्वेश्चन चैप्टर 5 से, क्योंकि यहाँ पे पूछने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास सेक्शन 3 वो बोल रहा है यूनिट 4 से आएगा, और यूनिट 4 से आएगा तो इसमें 20 मार्क्स की वेटेज है, सेम पैटर्न है, 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई 2 करने होंगे। आइए जी देखते हैं इनको भी। यूनिट 4 एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, और काफ़ी बड़ा भी है। आपके पूरे सिलेबस में मैं ऐसा मानता हूँ सबसे बड़ी यूनिट यही वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो बहुत प्रेशर वाला काम है ये यूनिट 4 जो है। अब इसके अंदर 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हम जिनको बोलते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी और कंटिन्यूस भी हैं। डिस्क्रीट के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा ही ज़रूर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको वो फॉर्मूला से भी निकालने को बोल सकता है, बाइनोमियल टेबल से भी बोल सकता है। टेबल आ जाए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि टेबल से तो वैल्यू सिर्फ देखनी होती है। हमने दोनों तरह क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। अगर फॉर्मूला का क्वेश्चन आएगा बाइनोमियल का तो वो 3 to 4 मार्क्स का होगा, टेबल का आएगा तो 2 to 3 मार्क्स का होगा। इसमें मीन और वेरिएंस की डेरिवेशन आ सकती है आपसे। मैंने कहा था स्टैट्स में 1 या 2 डेरिवेशन आती हैं, बहुत हद मार लेगा तो 3 दे देगा, सर नहीं देगा, नॉर्मली 2 ही देता है। मीन और वेरिएंस की डेरिवेशन को आपको याद रखना है, मैंने क्लास में कराया हुआ है। मीन और वेरिएंस की डेरिवेशन आपको पढ़नी है, अच्छे से याद रखनी है, उसकी प्रोसेस को याद रखना है। अगर ड्राइव करने को दे रहे मीन कहेगा या वेरिएंस कहेगा, आपको डेरिवेशन उसकी आनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन, अच्छा मीन वेरिएंस की डेरिवेशन अगर आ गई तो ये, अगर दोनों की आ गई तो सर्टेनली फिर तो ये 7-8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। कोई एक आएगी तो 4 to 5 मार्क्स का होगा। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। हाइपर ज्योमेट्रिक क्वेश्चन जो होगा 2 to 3 मार्क्स का होगा, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी जरूर आएगा, क्योंकि इसमें मैंने कहा कि इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, आप कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, उसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा, 3 क्वेश्चन पूछने उसको। यहाँ पे जो पॉइजन प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा पॉइजन प्रोसेस, जैसे एक टाइम फ्रेम पे वो आपको लैम्डा देता है, किसी और टाइम फ्रेम पे पूछता है, कहते हैं पर आवर लैम्डा आपको पता है, अब 5 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको बताना है। तो पॉइजन प्रोसेस कैसे यूज करते हैं मैंने कराया हुआ, उसका क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। जब भी क्वेश्चन आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जब कोर्स का पार्ट रहता है तो पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। तो पॉइजन प्रोसेस को आपको अच्छे से पढ़ना है। पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन जो होगा वो 4 to 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है जी। ये बात तो हो गई आपकी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस की। अब हम आते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में। यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। यूनिफॉर्म में आपको वो डेटा देकर आपसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोल सकता है, या फिर इसके मीन वेरिएंस की डेरिवेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर इसके सिर्फ डेटा देके उसने क्वेश्चन पूछा तो वो 2 to 3 मार्क्स का होगा, लेकिन अगर इसके मीन की और वेरिएंस दोनों की डेरिवेशन पूछ ली, किसी एक की पूछी तो वो भी 2 to 3 मार्क्स की होगी, लेकिन अगर दोनों की पूछ ली तो वो 4 to 5 मार्क्स की डेरिवेशन बनेगी, अगर डेरिवेशन की बात करेगा तो, ठीक है जी। तो ये बहुत आसान है, मैंने डेरिवेशन बहुत डिटेल में कराई हुई है आपको ये वाली, तो आप ध्यान रखिएगा। मैं डेरिवेशन इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि 2 डेरिवेशन आनी है, कभी कभी 3 आ सकती हैं, लेकिन वो 2 डेरिवेशन के टॉपिक्स आपको बताता जा रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि डेरिवेशन आपको कौन सी करके जानी है, ठीक है।
इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सर आपको एक क्वेश्चन देगा वो, और वहाँ बताएगा मीन ये है, वेरिएंस ये है, इससे ज़्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इससे कम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके रेंज में क्या प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन ना या ऐसा तो होने का चांस बहुत ही कम है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। और इसमें वो एक काम कर देता है, आजकल मैं देख रहा हूँ वो क्या करता है, वो अप्रॉक्सीमेटिंग करता है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी डेटा ऐसा देगा कि पहले आपको बाइनॉमियल से मीन यानी मीन वेरिएंस देगा नहीं, आपको बाइनॉमियल के थ्रू मीन वेरिएंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको नॉर्मल लगाना है। तो ये टॉपिक हमने कराया हुआ है आपको, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा। ये अगर अप्रॉक्सीमेटिंग का क्वेश्चन आ गया बाइनॉमियल का, तो ये भी 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटाइल यहाँ भी पूछ सकता है, चांस मैं ऐसा मानता हूँ अभी कम है, क्योंकि ये भी पहले उसको अगर पूछना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पीडीएफ वाला परसेंटाइल पूछेगा, नॉर्मल में उसको पूछने को वैसे भी बहुत सारे काम हैं अभी। तो मुझे ऐसा इस बात की चांस कम लगते हैं कि नॉर्मल में परसेंटाइल पूछेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी कम है। इसलिए देखिए सारी सब बातें पॉसिबिलिटीज़ की हैं, ठीक है। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़, अपने एक्सपीरियंस से आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आएगा ही नहीं, तो मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो स्टार्टिंग में नॉर्मल की परसेंटाइल पूछ ले आपसे, उसके पहले पीडीएफ के परसेंटाइल पूछने का चांस है, वहाँ से शुरू करेगा वो। एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका होगा। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके जी। इसके बाद लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो यूनिट 5 से है। यहाँ पे 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको 5 टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान से पढ़ने। कौन कौन से वो 5 टॉपिक होने वाले हैं देखिए। एक तो टॉपिक है हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आपको टू वे टेबल जो हमने कराई, टू वे टेबल गिवन होती है, उस टू वे टेबल से आपको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस पता लगा के उसके बाद उनका मीन वेरिएंस दोनों का और कोवेरिएंस निकालने को भी पूछ सकता है। वो दोनों का मीन, दोनों का वेरिएंस और कोवेरिएंस निकालने को पूछ सकता है। ये पूरा क्वेश्चन वैसे अगर कोवेरिएंस भी पूछ ले, मीन भी पूछ ले, कोवेरिएंस के लिए आपको कोवेरिएंस पूछ ले तो मीन वेरिएंस वैसे भी निकालना पड़ेगा आपको। तो ये पूरा क्वेश्चन वैसे तो ज़्यादा मार्क्स का बनता है, अगर ये पूरा क्वेश्चन आया तो ज़्यादा मार्क्स का बनता है, लेकिन क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया कि मैं यहाँ पे 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछूंगा, तो इसलिए उसको बांधना पड़ेगा, क्वेश्चन का डेटा छोटा कर लेगा वो, अगर कोवेरिएंस तक जाना चाहता है तो डेटा कम कर देगा ताकि आपका टाइम कम लगे, ठीक है। अगर डेटा ज़्यादा देगा तो सिर्फ मीन वेरिएंस पे रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको दिया होता है जहाँ पे दोनों वेरिएबल्स अगर कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, जब डिस्क्रीट थे तो आपको जॉइंट पीएमएफ पता था, टू वे टेबल दे रखी थी। अब अगर उसने दोनों को कंटिन्यूस कर दिया तो दोनों के आपका जॉइंट पीडीएफ देगा, उस जॉइंट पीडीएफ से आपको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है, उससे आपको उनकी मार्जिनल डेंसिटीज बतानी पड़ती हैं, कंडीशनल डेंसिटीज का क्वेश्चन आ सकता है और मीन और वेरिएंस का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्योंकि 5 नंबर में कोवेरिएंस निकालने में बहुत समय लगेगा सर, कुछ भी वो कर ले बहुत समय लगेगा, तो यहाँ पे जॉइंट में कोवेरिएंस पूछेगा, इसका चांस इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर 5 नंबर के साथ जस्टिस करना मुश्किल है। अगर वैसा करेगा थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। तो आपको टॉपिक कौन कौन से मैंने बताया, एक तो जॉइंट पीएमएफ जहाँ से आपको उस टू वे टेबल से मीन वेरिएंस कोवेरिएंस निकालना आना चाहिए, एक जॉइंट पीडीएफ से आपको उन दोनों की मार्जिनल डेंसिटीज और मीन वेरिएंस निकालना आना चाहिए। यहाँ से कोवेरिएंस पूछेगा तो उसके लिए फिर तो जॉइंट पीडीएफ बहुत ही छोटा देना पड़ेगा, जैसे उसने बोल दिया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ऐसा करके देगा अगर तो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप देख लीजिए, एक टॉपिक यहाँ से आ सकता है मीन वेरिएंस का, एक यहाँ से आ सकता है मीन वेरिएंस का, ऊपर वाले में वो कोवेरिएंस भी पूछ सकता है आपसे, कोरिलेशन भी पूछ सकता है। एक चैप्टर हमको पढ़ना है रैंडम सैम्पलिंग का। ये सैम्पलिंग का जो चैप्टर है हमारा, ये हमको जेएल डेवोर के सेक्शंस पढ़ने। इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जानते हैं, मैंने बताया आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल की तरह ही करते हैं, बस यहाँ पे हमको पहले स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ता है। तो इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ना है, 5 नंबर ही है, यहाँ तो कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसी है नहीं, 5 नंबर की बात हो रही है। तो एक तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, जहाँ पे आपको मीन का डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना होता है। उस सैंपल मीन का वो आपसे मीन और सैंपल मीन का वेरिएंस आपको बोल सकता है कि प्रूव कीजिए ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू और वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन वगैरह, जो फॉर्मूलेज मैंने बताया मैं, वो आपको फॉर्मूलेज ड्राइव करने को बोल सकता है, वेरीफाई कराने को बोल सकता है डेटा देकर। आपको डेटा देगा, एक सैंपल देगा, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हैं मैंने। आपको एक सैंपल देगा,
उस सैंपल में से आपको बोलेगा कि यहाँ से सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कीजिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालिए और वो म्यू के इक्वल होना चाहिए, मीन ऑफ एक्स बार्स, और वो म्यू के इक्वल होना चाहिए, या फिर वेरिएंस ऑफ एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन होना चाहिए। वो वेरीफाई करने को बोलता है। वेरिएंस वाला क्वेश्चन कम आता है, ये वाला पार्ट ज़्यादा आता है। तो मैंने कहा था 4 पार्ट आपको दूंगा, एक जॉइंट पीएमएफ दिया, एक जॉइंट पीडीएफ का मीन वेरिएंस, दोनों में से आपको मीन वेरिएंस निकालना आना चाहिए। जॉइंट पीएमएफ मैंने बोला आपको कोवेरिएंस भी निकालना आना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन और एक सैंपल लिमिट थ्योरम। ये 5-5 नंबर के आपके सामने 4 क्वेश्चन वो आ सकते हैं, उनमें से आपको कोई 3 करने होंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं है, टॉपिक छोटा, यूनिट 4 ज़्यादा हौच पौच वाली थी, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, उनको रिवाइज करने के लिए आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये देखिए आपको मैंने डिटेल में समझाया कि आपका जो पेपर है उसमें किन किन टॉपिक्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पास्ट एक्सपीरियंस से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। ये जो मैंने आपको अभी अपना पीडीएफ दिखाया था, ये पीडीएफ हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया हुआ है। फिर भी किसी बच्चे के पास अगर नहीं है, कोई पीडीएफ चाहता है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप व्हाट्सअप करके मेरे से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आप व्हाट्सअप करेंगे, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये जो पेपर का पैटर्न आप लोग समझ गए। फिर भी किसी के मन में अगर कोई क्वेरी है तो व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरा नीचे भी लिखा है व्हाट्सअप नंबर, ये आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरी है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।